मैं आदरणीय सुनील सर से आग्रह करती हूँ कि आज की उस साधना प्रारंभ करें। चलिए, सभी योग प्रेमियों, योग साधकों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी को सुप्रभात। कुछ टेक्निकल कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम से कुछ विलंब के लिए सभी से मैं क्षमा चाहूंगा। आज की साधना सीधे प्रारंभ करते हैं। 54वें योग दिवस भारतीय योग संस्थान विगत 53 वर्षों से 2 अक्टूबर को योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमको एक योग दिवस समारोह का आयोजन करना पड़ रहा है। 2 अक्टूबर दिल्ली से आदरणीय देशराज जी के मार्गदर्शन एवं आतिथ्य में हम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिल्ली से सीधा प्रसारण देखेंगे। चलिए, अब समय नष्ट न करते हुए सीधे साधना पे आते हैं। सर्वप्रथम सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। पैर सीधा कर एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। रोशनी विजन देखना है, मतलब सही आ रहा है कि नहीं वो चेक करते रहे। पैर के पंजे ताने, पैर के पंजे श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचें। आपके घुटने आपके बस एक ही बार करना है, सेट करके छोड़ देना। वेरी गुड। पंजे ताने तने हुए, धीरे से पंजे को रोटेट कर लें। अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर लें, अपोजिट डायरेक्शन। पैर के पंजे उठाएं, दाएं पैर के पंजे बड़ा सुन लें। आज बड़े हर्ष का विषय, परिस्थितियां जो भी हो, हम आनंद पूर्वक ऐसी परिस्थितियों को भी हम अवसर में परिवर्तित करते हैं, और ये हम योग साधकों को भली भांति आता है। चेहरे और मन मुस्कुराते हुए साइकिलिंग करना प्रारंभ करें। समय का अनुशासन बनाए रखते हुए क्रियाओं का संचालन विपरीत दिशा में। थोड़ा सा दोलन दाएं बाएं। टखने रखें घुटनों के पास, घुटने आसन से लगाने का प्रयास। दाएं पैर के श्वास भरते हुए मध्य में, श्वासों को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। क्रियाएं दूसरे पैर से अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, बड़ा शून्य। चेहरे मुस्कुराते हुए, भूल जाएं अब वर्तमान में आए हम। थोड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ी, कोई बात नहीं। अपोजिट या हाँ ये है साइकिलिंग।
आनंद पूर्वक साइकिलिंग, अपोजिट, दाएं बाएं दोलन, ठीक है। किसी से फोन लगा कर पूछो कि सही चल रहा है, ओके ठीक है, ठीक है। मतलब साउंड आ रहा है कि नहीं, सब क्लियर? रिलैक्स, चेहरे और मन मुस्कुराते हुए थोड़ा सा स्कंद चालन, उंगलियां मिलाकर कंधों पर, श्वास भरते हुए पूरी गोलाई दे दें। श्वास भरते हुए कंधे का भाग ऊपर करते हैं, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। अपोजिट, ओके, बंद करना है, बंद करना है, ठीक है। रिलैक्स, ग्रीवा चालन, थोड़ी कंठ को लगाएं और श्वास भरते हुए कान के लोग कंधों को स्पर्श करते हुए सेंटर में आकर अपोजिट। समय के अनुरूप हम इसकी आवृत्ति और बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स, आसनों से पूर्व, क्रियाओं से पूर्व प्रभु का ध्यान, गायत्री मंत्र। इसके लिए पद्मासन लगाएं, दाएं पैर बाएं पैरों से, बायां पैर दाएं पैरों से, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, आनंद पूर्वक लयबद्ध श्रद्धा के साथ 3 बार ओम की ध्वनि। 2:1 में हे प्राण, पवित्रता और आनंद की देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित करता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। प्रभु का ध्यान, प्रभु से प्रार्थना, ऐसा ही बल, बुद्धि, शक्ति हमें प्रदान करते रहें और स्वयं हमारे अंदर विराजमान रहे। हथेलियों में घर्षण, इस आवेशित ऊर्जा को चेहरे पर लगाते हुए उंगलियों से पलकों को सहलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आसनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम खड़े होकर अभ्यास, पद्मासन खोलें और प्रयास करें बगैर सहारे आसन पर खड़े हो जाएं। बस चलेगा।
खड़े होकर अभ्यास में सूर्य नमस्कार की आवृत्ति करेंगे। आज विषय की चर्चा हम नहीं कर पाए। आज का विषय थायराइड और हार्मोनल बेस्ड सारी क्रियाएं, आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, शुद्धि क्रियाएं, बंधों का अभ्यास, अंगुष्ठ मिली हुई ऋण पर अर्ध चक्रासन के लिए पैरों में आधे फीट का फासला, आनंद पूर्वक थायराइड का भाग, सर्वाइकल का भाग ऊपर थोड़ी आसमान की ओर, उच्चार कमर के ऊपरी भाग से प्रयास करें अधिक से अधिक, केवल ऊपरी भाग से, कमर का निचला भाग बिल्कुल सीधा, क्षमता रूप झुकना। इस अवस्था में हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करता है, थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव, रीढ़ पर प्रभाव, स्नायु मंडल पुष्ट बलिष्ठ होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, श्वासों को छोड़ते हुए चलिए सूर्य नमस्कार की दूसरी और तीसरी आवृत्ति में भी हम अपने थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन की स्थिति में दोनों हथेलियां ऊपर, भुजाएं कान से लगती हैं और सारा थायराइड ग्रंथि पर हार्मोन जो निष्पादन होता है वो हमारे पेट के भाग को नियंत्रित करता है। चयापचय क्रिया पर नियंत्रण, हमारे मणिपुर चक्र पेट के भाग को भी प्रभावित करने वाले सांसों को छोड़ते हुए तीसरी मुद्रा पादहस्तासन की प्रयास करें। भुजाएं कान से लगी हुई, बहुत धीरे धीरे हथेलियां पैर के पंजों की दाएं बाएं। इस अवस्था में चयापचय क्रिया में भाग लेने वाले समस्त अंग प्रभाव में, हमारे अग्नि ग्रंथियां प्रभाव में, धीरे धीरे मस्तिष्क का भाग भी प्रभाव में, रक्त से पूरे थायराइड ग्लैंड का नियंत्रण हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर होता है और ऐसी अवस्था में रक्त का ऊर्ध्वगमन होता है। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे उठे। इसकी आवृत्ति समय के अनुरूप हम इसको बढ़ाएंगे, बढ़ा सकते हैं, परंतु आज एक आवृत्ति लेकर ही धीरे से प्रणाम मुद्रा में रिलैक्स अपने अपने आसन पर बैठे। ऐसे होना चाहिए। चलो ठीक है, आप तो चल रहे हैं। हाँ हाँ, वो क्या है, ये प्रकाश जो है ना कैमरा से इधर से चलिए कोई नहीं। आगे बैठने की क्रिया, बैठकर आसन, हमने खड़े होकर आसन किया, बैठकर आसन के लिए थोड़ा सा विश्राम, थोड़ी आसमान की ओर करते हुए रिलैक्सेशन। वक्रासन, बैठकर करने वाले सुंदर आसन वक्रासन। एक पंजे मिलाकर दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, सभी आए जरूरी नहीं है। नीचे और नीचे, ओके ओके, बस बस बेस्ट, और नीचे करो, बस बेस्ट। हाँ चलिए, दंड बनाकर
दाएं पैर के घुटने मोड़ना और दाएं हाथ से सहारा लेकर फिर बायां हाथ घुटनों के उस पार ले जाए और हथेलियां आपके दाएं पैर के पंजे की उस दाईं ओर रख जाए। आपकी दाएं बाएं हाथ की हथेली पुश करें, कमर का भाग, गर्दन का भाग, जितना हम ग्रीवा के भाग की क्रियाएं करते हैं उतने हम अपने आज के विषय जो थायराइड ग्रंथि है उसको प्रभावित करते हैं। जिनको थायराइड के दोष है, अधिकता और न्यूनता, जो T3 और T4 हार्मोन का सेक्रेशन हमारी ग्रंथियां करती है, उसकी अधिकता और न्यूनता हमारे लिए नुकसानदायक होता है। समवस्था, नित्य अभ्यासी जो योग के अभ्यासी होते हैं वो अपने थायराइड ग्लैंड पर से जो निष्पादन करने वाले हार्मोन धीरे धीरे वापस उसको समवस्था में प्राप्त करते हैं। इस आवृत्ति को दूसरी ओर से बाएं पैर के घुटने मोड़ना, बाएं हाथ से सहारा लेना, दायां हाथ इस पार और दाएं हाथ से बाएं पैर के बाईं ओर रख जाए, ऐसा प्रयास हो। ना रखें कोई बात नहीं, जहां तक जाए। गर्दन अधिक से अधिक मोड़ना, मन में प्रसन्नता लिए हुए, आनंद लिए हुए समस्त क्रियाओं को पूरे ध्यान पूर्वक अगर हम करते हैं तो किसी को अगर दोष है तो निश्चय मानिए, अगर हम श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करते हैं तो दोषों से भी मुक्ति मिलती। धीरे धीरे वापस थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ी आसमान की ओर। ग्रीवा के भाग को प्रभावित करने वाले जितने आसन सभी लाभदायक। अधिक हार्मोन सेक्रेशन से शरीर का दुबलापन और कम हार्मोन के सेक्रेशन से शरीर में मोटापा, दोनों हानिकारक। दाईं ओर हथेली जमाएं और वज्रासन में हम अपने पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं। धीरे से उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। एक आसन घुटनों के बल, घुटनों की दूरी कंधों के बराबर, दोनों पैर भी पीछे समांतर। अंगुष्ठ मिली हुई ऋण पर चेहरे में प्रसन्नता लिए हुए बहुत धीरे धीरे गर्दन का भाग पीछे की ओर झुकाएं, थोड़ी आसमान की ओर, और कमर के ऊपरी भाग से भी अधिक से अधिक झुकने का अभ्यास। ये अर्धउष्ट्रासन की अवस्था है। प्रयास करें जिनसे हथेलियां रख पाए, वो इसी अवस्था में स्थिर रहे, और जो अभ्यासी है वो दोनों हाथ अपने तलवों पर रख कुछ देर स्थिरता बनाए रखे। स्थिरम सुखमासनम। इस अवस्था में हमारे स्नायु मंडल बलिष्ठ होते हैं, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करते हैं, जो थायराइड ग्रंथि का संचालित करता है। जितने शरीर के हार्मोनल दिक्कतें भी हैं वो केवल यदि हम
मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं तो पूरे शरीर में सम अवस्था में हार्मोन का सिक्रेशन होता। कुछ देर आनंद पूर्वक इस अवस्था में रुकना। ये सभी आसन ध्यान रखें जिनको थायराइड जैसी समस्या है, तो इन आसनों के माध्यम से उस समस्या से निजात पा सकते हैं। धीरे से वापस आनंद की अवस्था, एक एक आसन को हम महसूस करें, अंगों पर जो प्रभाव हुए हैं उनको महसूस करें। प्रभु के प्रति कृतज्ञता की ऐसी सुंदर साधना हमें नृत्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। धीरे से पेट की बलाएं, पेट के बल के, ठीक है, पेट के बल के जो भी करने आसन शुरू आ रहा है, सभी पेट के बलाएं और हथेली थोड़ी पर रखकर थोड़ा रिलैक्स, पैरों को चलाते रहें। धनुरासन की अवस्था, धनुष जैसी आकृति हमारे शरीर की बनती है। मस्तक आसन पर रखें, हथेली आपकी कमर के दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मोड़े, टखनों को पकड़े, बंद कर दो, नहीं लगता और कम कर दो, नहीं आवाज, टखनों को पकड़े और श्वास भरते हुए दोनों घुटने उठाने का प्रयास हो, अधिक से अधिक। अगर आप अपनी एड़ियों को सही से पलट करेंगे तो अधिक से अधिक हम दोनों घुटने उठा पाते हैं। पुनः श्वास भरते हुए अपनी ग्रीवा का भाग ऊपर, धड़ का भाग, और प्रयास करेंगे हम शरीर का कम से कम भाग आसन पर होगा। मुस्कुराता हुआ चेहरा, घुटने का से दूरी आसन से और आपके कंधे की दूरी आसन से दोनों बराबर ऊंचाई पर हो, चेहरे आनंदित मुस्कुराते हुए। लाभ रुकने से ही है, जितना देर हम स्थिरता बनाए रख सकते हैं आसन में उतना लाभकारी। निश्चय ही अपनी क्षमता का ध्यान रखना, कुछ देर रुकना और धीरे धीरे वापस। दाएं कान आसन पर लगाकर शिथिल आसन में विश्राम, सभी दाएं कान आसन पर लगाएं और शिथिल आसन में विश्राम। 5 अवस्थाओं में अभ्यास होता है। खड़े होकर हमने आसनों का अभ्यास, बैठकर घुटनों के बल, पेट के बल, और अगला अभ्यास पीठ के बल करते हैं। दाएं करवट लें, दाएं करवट पलट कर पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल के आसन सुंदर आसन जो हमारे हार्मोनल जो मस्तिष्क से संचालित होता है तो प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि प्रभाव में आते हैं। माताओं बहनों में जो रूटीन की थोड़ी मोड़ी समस्या आती है, हार्मोनल दिक्कतें, उनको ठीक करने वाला सुंदर अभ्यास मत्स्य आसन का अभ्यास। थोड़ा कठिन, थोड़ा प्रैक्टिस में आए तो हम बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। मत्स्य आसन के लिए पीठ के बल की अवस्था में सर्वप्रथम हम पद्मासन लगाएंगे। लगाएं सभी पद्मासन।
ना रख पाए कोई बात नहीं, सुखासन की अवस्था में करें। पर यदि हम नित्य अभ्यास करते हैं तो बहुत सरलता से सभी साधक इस आसन को कर सकते हैं, मत्स्य आसन। पद्मासन के पश्चात थोड़ा अंगुष्ठ पकड़ के हम उसको और कस लें, एड़ियां समीप से समीप हो जाए, दोनों घुटने आसन पर आ जाए। ध्यान रखें अपनी क्षमता का, परंतु नित्य अभ्यासी होने पर हम ये बहुत सरलता पूर्वक करते हैं। दोनों हथेलियां कंधों के नीचे और अधिक से अधिक माथे का भाग आसन पर आए, ऐसा प्रयास हो। अधिक से अधिक फोल्ड करना, अधिक से अधिक। बहुत महत्वपूर्ण आसन थायराइड ग्रंथि के लिए। और पुनः अंगुष्ठ को पकड़ें और इसी अवस्था में बने रहे नए साधक। जब थोड़ा थोड़ा हम अभ्यासी बनते हैं तो हम घुटने और सर के भाग पर जोर देते हुए कमर का भाग भी उठा सकते हैं। पर अभी नए साधक ना उठाएं, उस प्रकार कमर का भाग भी उठता। कोहनियां भी आसन से पृथक होती है। क्षमता अनुरूप रुकना और धीरे धीरे जब वापस आना है तो पुनः अपनी दोनों हथेलियां कंधों के नीचे रख गर्दन सीधी करनी है। और फिर चूंकि हमारे सर्वाइकल के भाग, थायराइड के भाग और ग्रीवा की नसें प्रभाव में आई हैं, तो उनको रिलैक्सेशन देने के लिए दोनों हथेलियां हंस के नीचे इस प्रकार आसन की ओर आपकी हथेलियां हो और कोहनियों से स्टैंड बनाते हुए ये नाव की आकृति में शरीर को इस प्रकार दोनों ओर से उठाएं और ग्रीवा चालन की क्रिया करें, ताकि ग्रीवा की नसें जो प्रभाव में आई है उनको हम दुरुस्त करते हैं। क्लॉकवाइज 3 टाइम घुमा लें और एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम घुमा लें। आसनों को बहुत सुगमता से, बहुत सरलता से, बहुत धीरे धीरे और स्थिरता लिए हुए करें तो हम लाभ कई गुना ज्यादा अर्जित करते हैं। धीरे से रिलैक्सेशन, शवासन। शवासन में विश्राम। बहुत ही आनंददायी अवस्था शवासन। शवासन हम अपने सूक्ष्म और शरीर को स्वस्थ करने की ओर बढ़ते हैं। हमने स्थूल शरीर को प्रभावित किया आसनों के माध्यम से, शवासन के माध्यम से हम अपने मन को, अपने चित्त को प्रभावित करते हैं। प्रयास करें अपने अंगों का मानसिक अवलोकन, अपने मन से पैर के नीचे से सर की चोटी तक निहारने का प्रयास। देखें आप अपने मन पर कितना नियंत्रण करते हैं। अपने मन से निहारते जाएं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने अंगों का मानसिक अवलोकन। भूमध्य पर ध्यान, नासाग्र पर ध्यान, हृदय की धड़कनों पर ध्यान।
बंद होठों से गुंजन करेंगे हम। इससे पूर्व एक शुभ संकल्प। नित्य योग साधना अपने स्वस्थ आनंदित शरीर के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए, परिवार, समाज और राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नित्य ऐसी शक्ति प्रदान करते रहें और हमारी साधना पूर्ण होने पर, परिपूर्ण होने पर, निपुण होने पर हम लोगों को भी इससे जोड़ें, उनका मार्गदर्शन करें। ऐसी शक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना। एक गहरी लंबी गुंजन बंद होठों से प्रारंभ करें। चेतना में आए, एड़ी पंजे मिलाएं और दाएं करवट लेकर आसन पर बैठ जाए। चलिए, ये अच्छा अनुभव रहा कि हमने कैमरे और फोटोग्राफी के बारे में सोचा ही नहीं, कैसा विजन रखना है, कैसा लेना है। कल से निश्चित रूप से इसमें बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। सिंहासन बहुत ही लाभकारी। पद्मासन लगाएं और दोनों हथेलियां सामने रखते हुए प्रयास करें कमर का भाग अधिक से अधिक आसन की ओर हो। जो ना रख पाए तो सुंदर अवस्था में सुखासन में रखकर भी कर सकते हैं, पैरों को सीधा करके भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास आपके थायराइड ग्रंथि पर, जीवा अधिक से अधिक बाहर, नजरें नासाग्र पर और चेहरे में प्रसन्नता लिए हुए मधुर ध्वनि घर्षण के साथ सांसों को बाहर करना और लेना, दोनों एक ही आवृत्ति। एक आवृत्ति सांसों को भरते हुए करके देखें। धीरे धीरे वापस। यदि ग्रंथि दोष युक्त है तो निश्चय ही इस आवृत्ति को हम 3 से 4 बार लें और पूरे दिन में भी 3 से 4 बार लें। तो निश्चय मानिए आपके डॉक्टर स्वयं या तो बंद करने की सलाह देंगे गोलियों को या फिर कम कर देंगे। चलिए, इसी बात पर सुंदर मधुर मस्त हंसी।
शांत। मन पर संतुलन आपके हार्मोनल संतुलन का कारण। यदि मन असंतुलित होगा तो हार्मोन असंतुलित होगा। तो निश्चय ही ये लॉफ्टर थेरेपी, हास्यासन बहुत सुंदर अभ्यास हार्मोनल संतुलन के लिए, जो हमारे मन को स्थिर करता है, शांत करता है, स्वस्थ बनाता है। प्लीज कंटिन्यू। वास्तव में स्थिरम सुखम आसन शरीर को विशेष स्थिति में बनाए रखना आसन का प्रारंभिक स्वरूप है। अतः सुखपूर्वक स्थिर रहना ही आसन है और इसके पश्चात ही प्राणों को साधने की क्रिया की जाती है, जिसे प्राणायाम कहते हैं। अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम है। यह स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने में सहायक सिद्ध होता है। प्राणायाम में ही श्वास को गहरा, लंबा तथा लयबद्ध बनाया जाता है और उससे मन शांत, एकाग्र तथा बलवान होता है। चलिए आज के प्राणायाम के अभ्यास के लिए मैं आदरणीय अग्रवाल सर का अनुरोध करती हूँ। सभी को आदरणीय लंबे गहरे श्वास का अभ्यास करेंगे। शुक्रासन, पद्मासन और कर्मासन, जिसमें भी हम ज्यादा समय तक बैठ पाए तो बैठे। बैक को स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, मुस्कुराता हुआ पॉस्चर। एक समान श्वास अंदर और पूरी तरह जाने दो। एक और श्वास अंदर और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालना प्रारंभ करें। निकालते चले जाएं, मूल बंद। बातों को इतना निकालें कि हमारा पेट पीठ से लग जाए। निकालते चले जाएं। अब प्रसन्नता पूर्वक सांसों को भरना प्रारंभ करें। पेट को ढीला छोड़कर आवृत्ति दोहराएं। फिर से सांसों को बाहर खाली करते हुए पेट को पुश करते चले जाएं। लंबे गहरे श्वास का अभ्यास प्राणायाम का आधार है। इस अभ्यास से हमारे शरीर की पैर की उंगलियों से लेकर सबसे छोटी पर्यंत प्राणों का समान रूप से विचरण होता है, जिससे हमारे शरीर में हो रही चंचलता में परिवर्तित होती है, मन स्थिर होने लगता है। आवृत्ति पूर्ण विश्राम करें। एक लंबी गहरी समान श्वास अंदर और पूरी तरह जाने दें। अपनी टाइमिंग अनुसार किया। एक लंबी गहरी सांस लें, श्वासों को फोर्सफुली बाहर कर पीठ का आकुंचन प्रसारण प्रारंभ करें।
बाहर की सांसों पर पेट का अंदर बाहर करना, आकुंचन प्रदान करना अहिंसा क्रिया है। पेट को मथना है, जैसे हम दही से मक्खन निकालते हैं तो मंथन की क्रिया जो होती है वही क्रिया हम अहिंसा क्रिया के द्वारा अपने शरीर पे करते हैं, अपने पेट पे करते हैं। इस क्रिया से हमारी पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है। आवृत्ति पूर्ण कर विश्राम करें। एक लंबी गहरी समान श्वास अंदर और पूरी तरह जाने दें। एक मुस्कुराते हुए और लंबी गहरी सांस लें और फिर जाने दें। अब हम सब करेंगे उज्जैन प्राणायाम। उज्जैन प्राणायाम के लिए जिह्वा पर तालू से लगाएं और कंठ को संकुचित करते हुए खींचते हुए नासिका के माध्यम से श्वासों को संचालित करें। चाहे तो अपनी थोड़ी को भी कंठ को लगा सकते हैं। श्वास पूरी तरह भरने के बाद तीनों बर्दाश्त लगाकर रुके। थायराइड ग्रंथि को पूर्ण रूप से एक्टिवेट करने वाला प्राणायाम उज्जैन प्राणायाम। आवृत्ति पूर्ण कर विश्राम करें। गले को सहलाते हुए जो भी सलाइवा है उसे अंदर जाने दें। आंखें कोमलता से बंद। बैकवर्ड स्टेट, लंबी गहरी समान सांस लें और पूरी तरह जाने दें। अब हम ऊंचाई श्वास लें और ऊंचाई श्वास जाने दें। 3 आवृत्ति करेंगे। डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ ऊंचाई विथ मंत्रास। पूरा ध्यान श्वासों पर रखना है। आपके कंठ को स्पर्श करते हुए श्वास अंदर जा रही है और कंठ को स्पर्श करते हुए श्वास बाहर आ रही है। ध्यान का केंद्र आपके कंठ रीढ़ पर स्थित, कंठ के पीछे थायराइड ग्लैंड पर। कोई आवश्यक नहीं कि बाहर आप
आपके समीप वाले व्यक्ति को आपके श्वासों की साउंड सुनाई दे, उस स्पर्श को हमें महसूस होना चाहिए स्वयं। हर श्वास प्रश्वास में परमपिता परमेश्वर की आगमन का होता हो। इस सामान्य सी क्रिया से हम अपने थायराइड ग्लैंड को बहुत शीघ्रता से संतुलित कर पाते हैं। जो सीक्रेशन अधिक या कम होती है उसे हम बहुत जल्दी संतुलन में ले आते हैं। आवृत्ति पूर्ण कर विश्राम करें। एक लंबी गहरी समान आसन कर कोई प्रदान दोनों हथेलियों में आपस में घुसना करें और उस प्राप्त ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं। आंखों को और बंद करें और धीरे से प्रसन्नता को बहुत ही सुंदर अभ्यास। शरीर को विशेष नियंत्रित स्थिति में रखकर आध्यात्मिक स्थिति ग्रहण करना मुद्रा कहलाती है। यह आसन एवं प्राणायाम से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे मन, नाड़ी संस्थान, ग्रंथि प्रणाली तथा शरीर के स्वयं कार्य करने वाले यंत्रों पर पड़ता है। आज के विषय विशेष पर मुद्राओं का ज्ञान देने के लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय सुमित सर को आमंत्रित करती हूँ। मुद्रा आपकी ऋण से जो 31 रूट नर्व निकले हुए हैं, जो हमारे हाथ की हथेलियों में, उंगलियों में आकर मिलते हैं, जो हमारे अंगों के लिए स्विच का काम करता है, चाहे हार्ट हो, लंग्स हो, वो हमारे हथेलियों में और मुद्राओं के माध्यम से सीधे सीधे हम उन अंगों को प्रभावित करते हैं। ये हमारी हाथ की उंगलियां हैं, जो पंच तत्व वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। अंगुष्ठ जो है अग्नि का प्रतीक है और कनिष्ठ उंगली जल का प्रतीक है, उंगली आकाश और अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतीक। तो आज ज्यादा विस्तृत ना करते हुए सीधे हम मुद्रा पे आते हैं। आज हम दो मुद्राएं, एक थायराइड मुद्रा जिससे सीधे सीधे थायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती हैं, उनका हार्मोनल असंतुलन दूर होता है, और दूसरी मुद्रा अश्विनी मुद्रा। दोनों मुद्राओं के बारे में, अश्विनी मुद्रा हमारे शरीर के हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल असंतुलन को हम ठीक करते हैं। थायराइड मुद्रा के लिए ये दोनों हथेलियां अपोजिट डायरेक्शन में रखने हैं, इस प्रकार,
और अंगूष्ठ से अंगूष्ठ को फंसाएं, दाएं हाथ की अंगुष्ठ बाएं हाथ की अंगुष्ठ को, तर्जनी से तर्जनी उंगली और मध्यमा से मध्यमा उंगली, और इस प्रकार दो उंगलियां स्वतंत्र स्थिति में रहेंगी। इस प्रकार हम प्रयास करेंगे हमारी जो दाईं उंगली की जो पहले पोर है वो बाएं उंगली के मध्यम पोर को बल दे, वो बेहतर अवस्था है। इस अवस्था में हम सुखपूर्वक बैठकर इस मुद्रा को लगाए हुए अवस्था में 15 से 48 मिनट तक जितनी हमारी क्षमता है उस लगाए हुए अवस्था में ही रखने से हम स्वयं थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। इसमें अगर हम सीधे एक साथ 48 मिनट ना रख पाए तो 2 बार 24-24 मिनट का, 3 बार 16-16 मिनट का, या 4 बार 12-12 मिनट का हम 48 मिनट को पूर्ण कर सकते हैं। यह अवस्था है, ये कहलाती है थायराइड मुद्रा, जिसमें हम सीधे सीधे थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। जिनको दोष है वो ये अपना प्रयोग कर देख सकते हैं। रिलैक्स, इसको समय अनुरूप अपने हाथों को सुविधा अनुरूप स्थिति में रख उस मुद्रा को बनाए रखेंगे, तब हम इस लाभ को महसूस कर पाएंगे। अश्वनी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा भी बहुत सुंदर, हमारे प्रजनन अंगों को प्रभावित करने वाले, गुदा संबंधी विकारों को दूर करने वाले, क्योंकि ये सीधे ध्यान की ओर ले जाने वाला, पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि को भी प्रभाव में लाता है। अपने गुदाद्वार और जननांग दोनों निष्कासन अंगों को हम शक करना और ढीला छोड़ना, खींचना और फिर ढीला छोड़ना, यह अश्वनी क्रिया का अभ्यास है, अश्वनी मुद्रा कहलाती है। इसमें हम समय के अंतराल को कुछ बढ़ाकर फिर कम कर सकते हैं। पहले सांसों के साथ कर सकते हैं, सांस भरते हुए कसें और फिर ढीला छोड़ें, फिर सांस भरते हुए कसें, फिर ढीला छोड़ें, फिर सांस भरते हुए कसें। इसके अंतराल को जितना बढ़ाएंगे हम उतना ही लाभकारी, जितना देर तक हम कस के रख पाए। इसे हम 24 घंटे में कभी भी बस प्रयास करें। तुरंत अगर भोजन किए हैं तो आधे घंटे बाद कभी भी हम अश्वनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। कसना, ढीला छोड़ना, इसकी 20 आवृत्ति लेते हैं हम। प्रारंभ करें, कसें, मूल बंद लगाएं, ढीला छोड़ें, पुनः मूल बंद, 2, 3, लगाएं, ढीला छोड़ें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, मूल बंद लगाने की क्षमता प्राप्त होती है, और प्राणायाम के समस्त अभ्यास यदि हम मूल बंद लगा के करते हैं तो हम लाभ कई गुना अधिक अर्जित करते हैं। अश्व के समान शक्ति प्राप्त होती है। जो बिल्ली दौड़ती है वो हॉर्स पावर अश्व शक्ति के नाम से ही है। तो यदि हम ऐसी क्रियाएं करते रहें तो हमें अश्व के समान शक्ति प्राप्त होती है। प्लीज कंटिन्यू।
वास्तव में वर्तमान समय में थायराइड और हार्मोनल असंतुलन की समस्या बहुत ही आम, जिसके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी दी आदरणीय सर ने। मैं एक बार पुनः सर को आमंत्रित करती हूँ। प्राणायाम के साधक की अंतरंग शुद्धि अति अनिवार्य है। इसमें दोनों प्रकार की शुद्धि अति स्थूल एवं सूक्ष्म, अंदर की शुद्धि से पहले बाहर की शुद्धि भी आवश्यक है। शुद्धि क्रियाओं से तीन प्रमुख बातों का लाभ मिलता है: देह शुद्धि, स्वास्थ्य वृद्धि तथा रोग निवृत्ति। आज के विषय विशेष पर शुद्धि क्रियाओं का महत्व बताने के लिए एक बार पुनः आदरणीय सर। शुद्धि क्रियाएं। अष्टांगिक मार्ग जो है पतंजलि के, चाहे घैरण्य संहिता है, शिव संहिता है, सभी में शुद्धि क्रियाओं का विशेष महत्व है। हम अपने बाहरी आवरण, बाहरी शरीर को खूब सजाते संवारते हैं, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण अंतरंग सुंदरता है। इसके लिए शुद्धि क्रियाएं आवश्यक है। शुद्धि क्रियाएं अष्टांगिक मार्ग के दूसरे मार्ग नियम के पांचवें उपांग शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, पहले उपांग शौच के अंतर्गत शुद्धि क्रियाएं आती हैं। आज हम केवल जल नीति की बात करेंगे, जल नीति और सूत्र नीति। ज्योति, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये षटकर्म शुद्धि क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध करता है। सभी विषय जो हमने लिया है वो बहुत ही विस्तृत है, अगर दिन भर इस पर चर्चा की जाए तो भी कम, किंतु आज केवल 3 मिनट में इसको हम खत्म करते हैं। जल नीति और सूत्र नीति सीधे सीधे हमारे स्नायु मंडल से जुड़ा हुआ। यदि हमारे अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से बगैर बाधित हुए संचालित होता है तो हमारी समस्त ग्रंथियां स्वस्थ रहती है, उन पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंचती है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक शुद्ध होने पर हमारे रक्त का भी शोधन होता है। तो जल नीति और सूत्र नीति के माध्यम से हम अपने नासिका द्वार से, सूत्र नीति जो है नासिका द्वार से अंदर कर मुख के माध्यम से निकालते हैं और वहां के जो मल है उनको हम निकालते हैं, जिसमें जैसे साइनस जैसी समस्या है, माइग्रेन जैसी समस्याओं का भी निदान इस जल नीति या शुद्ध नीति के माध्यम से हम करते हैं। इसका प्रैक्टिकल जो है तीसरे दिन आदरणीय अग्रवाल साहब के द्वारा दिखाया जाएगा, तो स्वयं देख ले सकते हैं। शुद्धि क्रियाओं में जल नीति और सूत्र नीति न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करता, हमारे अंगों को शुद्ध करता है, बल्कि वात, पित्त, कफ जैसे दोषों का भी निवारण करता है और हमारे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को भी जागृत करता है। एक एक अंगों पे अगर ऑक्सीजन सुचारू रूप से पहुंचे तो उनके दोषों का भी निवारण होता है। शरीर में कोई भी अंग का दोष, वाटर लेवल और ऑक्सीजन लेवल दोनों में अगर कमी आती है, असंतुलन होता है, तब उन अंगों में दोष आते हैं और इस जल नीति और सूत्र नीति के माध्यम से हम ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखते हैं। प्राणायाम की क्रियाओं का लाभ भी अधिक मिलता है। हमारे दांत, जबड़े
सभी स्वस्थ रहते हैं। ईएनटी जैसे दोषों का भी निवारण करता है। थायराइड ग्रंथि भी पुष्ट करते हैं। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही सुंदर शुद्धि क्रियाएं। कभी हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के प्रथम दिवस का अंतिम विषय, आज का विषय थायराइड व हार्मोनल इम्बैलेंस पर संबंधित विषय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने हेतु मैं आदरणीय डागर सर धन्यवाद प्रिया जी। आज का मुख्य सब्जेक्ट जो है वो थायराइड ग्लैंड्स पर ही स्थित है, और हमने जितनी भी यौगिक क्रियाएं प्राणायाम किया वह इसी ग्रंथि के ऊपर आधारित होकर किया। तो हम आज इस ग्रंथि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। थायराइड ग्रंथि, जिसको हमारी मातृभाषा में चुल्ली का ग्रंथि भी कहा जाता है, और गले में स्थित हमारी स्वर नलिका के नीचे जो हमारा, जिसे चालू भाषा में नड्डा और अंग्रेजी में एडम एप्पल के बिल्कुल नीचे में दाएं और बाएं स्थित होती है। यह ग्रंथि का मुख्य भोजन आयोडीन है, जिसे समुद्री लवण और हरी साग सब्जियां एवं फल से हमें प्राप्त होता है। इससे इसका कार्य सुचारू रूप से चलता है। यह ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इस शरीर में इस ग्रंथि का जो कार्य है वह हमारे शरीर के चयापचय क्रियाओं को कंट्रोल करना, भोजन में स्थित पचे हुए भोजन में जो रस की मात्रा से ऊर्जा में परिवर्तित करना, शरीर में गर्मी प्रदान करना, और हमारे मस्तिष्क, हृदय और अन्य अवयवों के द्वारा हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाना, ये इनके मुख्य कार्य हैं। अब ये जो अपना जो रस निकालती है, ये जो रस है, इसके जो नामकरण है वो T3 T4 T3 ट्राई आयोडी ऑक्साइड और T4 थेरोक्सिन नाम से जाना जाता है। रक्त में जब इसकी हम चेकिंग करते हैं तो TSH नाम से इसकी जानकारी मिलती है, और इसी से ही हमें मालूम पड़ता है कि हमारे रक्त में थायराइड की जो स्राव है वो कितनी मात्रा में है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इसमें गड़बड़ी होती क्या है। थायराइड की जो ग्रंथियां हैं वो दो तरीके से एक्टिव होती है। या तो ये बहुत ज्यादा स्राव निकालती है, अतिस्राव की स्थिति, या फिर स्राव की मात्रा कम हो जाती है। इसके जिसे हम हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के नाम से जानते हैं।
ये सबको विदित है। अब इनसे होता क्या है? हाइपर, सबसे पहले हम हाइपरथायराइड लेंगे। हाइपरथायराइड में स्राव की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में रक्त में मिलने लगती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, भूख बढ़ जाती है, शरीर में जल्दी थकावट आती है, हमारे शरीर में शक्ति का ह्रास होता है, और उसके अलावा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में धीरे धीरे आने लगती है। और जब ये अपनी मात्राएं कम करती है, अपना स्राव जब कम कर देती है, तो इसके हमारे शरीर में जो दोष आते हैं वो ठंडकता के दोष आते हैं। हमारे शरीर में ठंडकता बढ़ती है, शरीर में मोटापा बढ़ता है, भूख कम हो जाती है, आदमी सुस्त हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे शरीर में धीरे धीरे आने लगते हैं। अब इनका कारण क्या है? क्यों ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में आते हैं? सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां हमारे जो मास्टर ग्लैंड्स हैं, जो हमारे आगे चक्र में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड्स को के स्राव से नियंत्रित होती है। मतलब यह है कि अगर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स डिस्टर्ब है, तो उसके प्रभाव से हमारे शरीर में इनकी मात्राएं कम ज्यादा होने लगती है। जब हम एक विचार को चिंता बनाते हैं, तो इससे हमारे पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स कमजोर पड़ जाती है, और इसके कारण उनके स्राव में परिवर्तन आना चालू होता है, और इस परिवर्तन से हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, सारे ग्लैंड्स के स्राव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। या तो वो बहुत ज्यादा स्रावित होने लगती है, या वो कम स्राव में अपना काम करने लगती है। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण एक ये है। दूसरा कारण है कि शरीर में जो प्रतिरोधात्मक शक्तियां हैं, जो हमारे व्हाइट सेल्स हैं, वो सेल्स जो हैं वो कभी कभी हमारे पिट्यूटरी, हमारे थायराइड ग्लैंड्स की टिश्यूज को, कोशिकाओं को हम आक्रमण कर देते हैं। इसके कारण वहां की जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं। तीसरा कारण है कि ये जो थायराइड ग्रंथियों के जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं में बहुत ज्यादा देखा जाता है। जब महिलाएं प्रसव के बाद, जब उनका मासिक धर्म स्वाभाविक रूप से चालू होने लगता है, तो उस समय ये ग्रंथियां डिस्टर्ब होने लगती है। इसकी उम्र जो है महिलाओं में 35 से 50 वर्ष की होती है। ये ग्रंथियां महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी वजनी होती है, और ये बीमारी इसीलिए महिलाओं में ज्यादा होती है। हार्मोनल का जो इम्बैलेंस है, इससे ही होता है। इस ग्रंथियों के डिस्टर्ब होने से हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होने लग जाते हैं। उसके अलावा जब कैंसर के मरीज को रेडिएशन देते हैं, उससे भी इस ग्रंथि को प्रभाव आता है और ये डिस्टर्ब होने लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ये ग्रंथियां बार बार डिस्टर्ब करती है हमारे शरीर में, तो लोग परेशान होकर इस ग्रंथियों को भी निकालने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारे शरीर को नुकसान देता है। अब इनको ठीक करने के उपाय क्या हैं? ये तो हमने देख लिया कि इससे हमारे को प्रॉब्लम क्या है। हाइपर पोजीशन में आते हैं, ज्यादा श्रावट, कम श्रवित होने के कारण। अब हम इसके जो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, तो T3 T4 के लिए वो थेराक्सिन नामक दवाई दे देते हैं, और वो हम बैलेंस करने के लिए उसे हम जिंदगी भर खाते रहते हैं। लेकिन यौगिक क्रियाओं में इसका क्या महत्व है? हम सब योग परिवार से जुड़े हुए हैं, और हम प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा इस ग्रंथि को कंट्रोल में ला सकते हैं। उसके लिए हमें गले की सूक्ष्म क्रियाएं
जो हम लोग रोज करते हैं, अभी हमने अभी ये सारी क्रियाएं की है। उसके अलावा भुजंगासन, हल आसन, सर्वांगासन और विपरीत करनी मुद्रा, कंद्रासन, मत्स्यासन और सिंहासन, ये सारे आसन जो है इस और सूर्य नमस्कार की दूसरी और तीसरी मुद्राएं जो हमने अभी प्रैक्टिकल करके देखा, तो ये सारी मुद्राएं जो गले के नसों को खींचती है, तो ये ग्रंथियां उस खिंचाव के कारण प्रभाव में आती है और उसी हिसाब से अपने रस को संतुलित करती है। ये बहुत अच्छा माध्यम है जो हम योग के द्वारा प्राकृतिक रूप से इस ग्रंथि को अपने कंट्रोल में लाते हैं। उसके अलावा प्राणायाम में अगर हम आए तो उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम, ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उज्जयी प्राणायाम सीधे सीधे हम गले की नस नाड़ियों को खिंचाव में लाते हैं और भ्रामरी प्राणायाम से पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव को हम कंट्रोल करते हैं, जिससे ये ग्रंथि अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। उसके अलावा हमें संतुलित भोजन में हमने अभी पीछे बताया कि लवण युक्त, जिसमें आयोडीन हो, ऐसे भोजन हम ज्यादा लें। हरी साग सब्जियां और रोज एक ऋतु फल, जिन्हें ये प्रॉब्लम है वो जरूर ले रहे हैं। इसके अलावा ध्यान, योग आसन के द्वारा हम इन ग्रंथियों को अपने वश में ला सकते हैं। अब एक्यूप्रेशर में इस ग्रंथियों को कंट्रोल करने के लिए जो पॉइंट है वो ये जो है हमारा विशुद्धि चक्र का, ये हमारे गले का भाग है, गर्दन का भाग है। इस गर्दन के भाग में ये हमारे आंख का मतलब चेहरे का भाग जो है हमारे अंगूठे के सामने की ओर, और ये है गर्दन का भाग। इस गर्दन के भाग के तरफ में ये दोनों की तरफ यहाँ पे थायराइड ग्रंथियां स्थित होती है। इन ग्रंथियों में अगर आपको हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, श्राव अगर ज्यादा हो रहा है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो नीला कलर, ब्लू कलर हम यहाँ लगा सकते हैं। इससे हमारी ग्रंथियां जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना चालू हो जाएगी। आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में रोज ब्लू कलर अगर आप सवेरे शाम लगाएंगे तो ये उस ग्रंथि को कंट्रोल करने में सहायता देता है। और अगर आपको हाइपो का प्रॉब्लम है, मतलब आपकी बॉडी में ठंडकता बढ़ती है, तो आप लाल कलर लगा सकते हैं, रेड कलर। लाल कलर गर्मी का प्रतीक होता है, तो आप लाल कलर अगर आप लगाते हैं तो इसमें उन जो प्रॉब्लम है उन लोगों को उससे सहायता मिलती है। इसके अलावा एक चक्र मैग्नेट आता है। चक्र मैग्नेट में चारों तरफ येलो कलर और बीच में व्हाइट कलर का दो मैग्नेट होते हैं, जिसे हम चक्र मैग्नेट बोलते हैं। तो जब ग्रंथियों का स्राव ज्यादा होता है तो स्राव को कम करने के लिए सेंटर में हम व्हाइट और चारों तरफ येलो, इस तरीके से उसको हम लोग टेप से इस पोर्शन पे चिपका देते हैं। और जब श्राव कम होता है तो सेंटर में येलो और चारों तरफ से व्हाइट, ताकि वो श्राव की मात्रा बढ़े और हमारे शरीर को उसका लाभ मिले। ये तो हो गई हमारे थायराइड ग्रंथि की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर सारी ग्रंथियों के रसों में अगर असंतुलन पैदा हो जाए तो हमारे शरीर में, जैसे कि पृथ्वी के अंदर में प्रकृति में अगर असंतुलन पैदा हो जाए तो क्या होता है, सबको पता है। भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, बारिश आती है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है और मानव का ह्रास होने लगता है। तो इस तरीके से जब हम प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, पंच तत्वों में हमारी प्रकृति है और इसी प्रकृति से हम भी जुड़े हुए हैं। जब ये ग्रंथियां के रसों में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो हमारे शरीर में भी उथल पुथल आने लग जाते हैं। शरीर के अंदर में गर्मियों का, हमारे जो तापक्रम का है वो मात्रा ऊपर नीचे होने लगती है। हमारे रक्त में जो लवण होते हैं उनका ह्रास होने लगता है।
महिलाओं की ऋतु क्रियाएं बिगड़ जाती है। मानसिक अशांति होने के कारण में हमारा शरीर, हमारा मन डिस्टर्ब होने लगता है, उदासीन हम रहते हैं और कई बार लोग आत्महत्या के बारे में भी सोचते हैं। तो ये जो ग्रंथियां हैं बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, हमें पता चलता नहीं है इसके क्या प्रभाव है। जब आदमी जब डिस्टर्ब हो जाता है तब समझ में आता है कि हमारी ग्रंथियां जो है वो डिस्टर्ब होने के कारण हमें ये तकलीफ आ रही है। तो अब आज का जो हमारा होमवर्क है वो होमवर्क आज का बहुत सुंदर है। हमारे सुंदर इसलिए है कि प्रकृति को अगर बहुत सुंदर तरीके से हमें निहारना है तो हमें उसी सुंदरता से उसे देखना भी चाहिए। और ये सुंदरता जब तक हमारे होठों में मुस्कुराहट नहीं आएगी तब तक हम सुंदर नहीं कहलाएंगे और प्रकृति भी सुंदर नहीं होगी। तो आज का आपका विषय है होमवर्क, वो है जरा मुस्कुराइए। और ये मुस्कुराहट लेकर आप जब अपने घर जाएंगे तो आपकी पति देव भी बोलेंगे कि क्या बात है, आज बहुत मुस्कुरा रही हो। तो ये अब वो इसे अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन अगर आप दिन भर मुस्कुराते रहेंगे तो उनके स्वाभाविक उनके चेहरे में भी मुस्कुराहट आ जाएगी। तो हम ये मुस्कुराहट अपने घर तक भी ले जाएं और इसी मुस्कुराहट में यह मुस्कुराहट अपने परिवार को भी देना है। मतलब ये आपका होमवर्क है, आपके बच्चे, आपके पति, आपके सास ससुर, आपके साथ जितने भी फैमिली मेंबर रहते हैं सबको मुस्कुराना सिखाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजा सर। हम विश्वास दिलाते हैं कि आज का होमवर्क सभी पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करेंगे। चलिए, मानव वक्त सता रहा है पर आज के इस कोरोना काल में जीने की कला भी सिखा रहा है और जीवन जीने की सबसे सुंदर कला सीखने के लिए योग ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। आज के कार्यक्रम का अंत जन कल्याण हेतु शांति पाठ से करते हैं। सभी एक साथ दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। सभी एक साथ लयबद्ध होकर शुरू करें। चलिए प्रार्थना प्रारंभ करें। शांति।
ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी प्रकार शांत बैठे। इस शांति को अपने मन, मस्तिष्क, अपनी आत्मा में उतारें। कंधों को भी ढीला कर लें। हथेलियों में घर्षण। प्राप्त ऊष्मा को अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर लगाएं। ओम चैंटिंग विद क्लैपिंग। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय मां, जय मां, जय मां। राम राधे, राम राधे, राम राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय मां, जय मां, जय मां। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, की जय, अपने अपने माता पिता गुरु की जय, कोरोना युद्ध वीरों की जय। सबको नमस्ते। घर जाइए मुस्कुराते हुए। सभी साधकों की जय। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे। सबका धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे। सभी आए। कल घोड़ी कल में क्या घोड़ी भी है, घोड़ा भी है। माओ के बाद घोड़ा भी